Good afternoon, friends. We at A to J Tax Corp LLP welcome you all on the GST tube how to file GSTR 3B. So before I start GSTR 3B, it is important that we all should know that GST implemented in India from 1st July 2017. We all are aware that GST is the biggest indirect tax reform since independence, and GST has its own advantage: one nation, one tax. It will done away multiplicity of taxes, around 17 taxes levied by central and state and 23 cess. It is going to done away cascading of taxes to certain extent, and then double taxation will go away in GST. So either there would be supply of goods or supply of services. Double taxation will not be there. And then one nation, one tax in realistic term. As we know, in pre-GST regime, we were governed by VAT provision, state VAT provision, vary from one state to another state. But in GST, whatever applicable in Delhi, going to be applicable pan-India, including Jammu and Kashmir. So this is the one nation, one tax, and realistic term advantage to all of us. Started from July 1, 2017. This capsule we are creating how to file GSTR 3B. Before I move to GSTR 3B, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि 3B की requirement क्या है. Before I start, I would like to touch base. There are three specific return as being prescribed. GSTR 1, which is outward supply return, to be filed on or before 10th of next month. Then GSTR 2, which is inward supply return, which is to be filed on or before 15th of next month. Then we got consolidated return, which is called GSTR 3, on or before 20th of next month. सो जुलाई से जीएसटी स्टार्ट हो गया. अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम समझने की कोशिश करें कि ये रिटर्न जीएसटी में कैसे भरे जाएंगे. सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जुलाई के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्स किए, नॉर्म्स रिलैक्स किए. उन्हें ये कहा कि जो जुलाई की रिटर्न है वो आपको 10th of August GSTR 1, GSTR 2, 15th of August नहीं भरनी है. टाइम इज बिंग एक्सटेंडेड. अब उन्हें क्या कहा, अब हमें एक फॉर्म GSTR 3B बाई 20th of August भरना पड़ेगा जो जुलाई मंथ के लिए होगा. एक प्रोविजन है रूल 61 सब रूल 5 ऑफ CGST रूल 2017. ये कहता है इफ टाइम लिमिट for furnishing GSTR 1 or 2 get extended, then the taxable person has to file GSTR 3B in lieu of GSTR 3. So this is what the context. In that context we have to understand कि जुलाई के लिए हमें GSTR 3B फाइल करना है. So जो जुलाई की GSTR 1 होगी वो कब भरी जाएगी, 2 होगी वो कब भरी जाएगी, और 3 कब भरी जाएगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो जब जुलाई मंथ के लिए हम GSTR 1 भरेंगे तो ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड 5th of September, GSTR 2 by 10th of September. सिमिलरली अगस्त के लिए भी डेट एक्सटेंड की गई. नॉर्मली अगस्त की GSTR 1 बाय 10th of September तक भरी जानी चाहिए थी, बट उसके लिए टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर दिया गया 20th September. GSTR 2 जो नॉर्मली 15th of September तक भरी जानी थी, अब हमारे लिए टाइम होगा 25th of September.
एंड इवन अगस्त के लिए जो GSTR 3B आप फाइल करेंगे उसके लिए डेट होगी 20 सितंबर। सो ये डेट एक्सटेंड की गई और ये इंफॉर्मेशन हमें अपने माइंड में रखनी है फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर्टिकुलर्स। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, चूंकि जुलाई का मंथ खत्म हो चुका है, जुलाई से रिलेटेड आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट और इसकी टैक्स लायबिलिटी हमें जमा करनी है। इससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स हमें कब तक भरने हैं? जुलाई के लिए हमें सबसे पहले जो भरना है वो भरना है GSTR 3B बाय 20 अगस्त 2017। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि जब GSTR 3B हम भरेंगे तो उसमें ऐसे क्या पर्टिकुलर्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जो हमें प्रोक्योर करके GSTR 3B में डालने पड़ेंगे। तो आज हम जो GST की एजुकेशन कैप्सूल पे वर्क करने वाले हैं वो GSTR 3B के ऊपर है। GSTR 3B में टोटल 6 टेबल दिए गए हैं और इन 6 टेबल में स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स हमें फाइल करने पड़ेंगे। लाइक आप टेबल 1 के अंदर GSTIN नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन डालेंगे। टेबल नंबर 2 आपका लीगल नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑटो पॉपुलेटेड होगा। टेबल नंबर 3 आपसे कहता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज मेथड। टेबल 4 फिर आपसे कहता है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अलावा जो क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे, जिसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको भी आपको दिखाना है। एंड देन इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। टेबल 5 में वो वैल्यू मांगता है आपसे वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट, निल रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज की। ये ईच ऑफ द टर्म्स हम डिस्कस करेंगे अपने डिलिब्रेशन में। टेबल 6.1 पेमेंट ऑफ GST टैक्स की बात करता है एंड 6.2 TDS एंड TCS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स क्रेडिट की बात करता है। तो ये सारे पर्टिकुलर्स हैं क्या, इन पर्टिकुलर्स के अंदर हमें क्या कैप्चर करना है और किस तरीके से GSTR 3B में दिखाना है, ये सारी बातें वन आफ्टर अनदर वी विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विथ GSTR 3B important to be filed by 20th August 2017। सो आप अपने आप को प्रिपेयर करें, हम सब इस प्रिपरेशन के साथ तैयार हों GSTR 3B फाइल करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ, लेकिन बिफोर स्टार्ट एक क्वेश्चन हमारे माइंड में और ये आएगा कि GSTR 3B किनको फाइल करना है, हु इज सपोज टू फाइल GSTR 3B। तो स्पेसिफिकली अगर आप लॉ के प्रोविजन देखें और लॉ के प्रोविजन समझने की कोशिश करें तो सेक्शन 39 रेड विथ रूल 61 CGST रूल 2017 GSTR 3B उन सभी टैक्सेबल पर्सन को भरना है जो GSTR 1, 2 और 3 फाइल करेंगे। किनको नहीं भरना? ISD, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कॉम्पोजिशन डीलर, ISD, TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर, अदरवाइज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस। यानी इन कैटेगरीज को छोड़ के जो मैंने एक्सेप्शन में कहा, जितने भी टैक्सेबल पर्सन रह जाएंगे उनको GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा, जो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन कहलाते हैं, जिनके लिए GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई, GSTR 2 इनवर्ड सप्लाई, GSTR 3 कंसोलिडेटेड रिटर्न होगा, उनके लिए GSTR 3B भरना जरूरी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि GSTR 3B में इंफॉर्मेशन क्या है और कैसे भरनी है। टेबल 1 में आपने अपना GSTIN नंबर डालना है एंड GSTIN नंबर इज अल्फा न्यूमेरिक 15 डिजिट योर GSTIN नंबर, जो आप इसके अंदर फिल करेंगे। जैसे ही आपने ये GSTIN नंबर फिल किया, टेबल 2 ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, सिस्टम से होगा, जिसमें आपका लीगल नेम ऑटो पॉपुलेटेड होगा। यानी जो GSTIN नंबर आपने माइग्रेशन के जरिए लिया है या एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया है, चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं,
चाहे आप सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, जो भी आपने लीगल नेम अडॉप्ट किया होगा वो नाम ऑटो पॉपुलेटेड होगा। इसके अलावा आप अपने राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि आपको ईयर भी भरना है 2017 और मंथ भी भरना है। जो जुलाई 2017 होगा, जुलाई 07 का रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर। अब हम टेबल 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। टेबल 3 किस तरीके से भरा जाएगा और टेबल 3 में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। टेबल 3 आपके सामने है। टेबल 3 ब्रॉडली आपसे ये कहता है आपको डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज मेथड डालना है। तो टेबल 3 के अंदर जब आप 3.1 क्लॉज ए देखते हैं, वो ये कहता है आउटवर्ड सप्लाईज। सो आउटवर्ड सप्लाईज में आपको अपनी इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, जब मैं इंट्रास्टेट कहता हूं तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन स्टेट। इंटरस्टेट जब मैंने कहा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, चाहे वो B2B ट्रांजैक्शन हो चाहे वो B2C ट्रांजैक्शन हो। B2B कहने का मतलब when supply is being made by one registered taxable person to another registered taxable person. B2C कहने का मतलब when supply is being made by registered taxable supplier to a non-registered person. Non-registered person का मतलब consumer, जिसने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, हम इसको B2C ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो आउटवर्ड सप्लाईज में आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है। पहली इंफॉर्मेशन आपकी इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, चाहे वो B2B हो चाहे वो B2C हो, ये आपको डालनी है। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप GSTR 3B भर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बैकबोन है, पिलर है। जो इंफॉर्मेशन ITC मैचिंग की जो हम बात कर रहे हैं, GSTR 1 और 2 जुलाई का आपको भरना है। और जुलाई का आपको मालूम है GSTR 1 कब भरना है आपको, 5 सितंबर GSTR 1, GSTR 2 10 सितंबर। तो ये GSTR 1 बनेगा कैसे, आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न बनेगा कैसे। जितनी भी हमारी B2B इनवॉइसेस होंगी, चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो, इनवॉइस पर्टिकुलर्स इनवॉइस वाइज हमें GSTN पोर्टल पे अपलोड करने पड़ेंगे। जितनी हमारी B2C इनवॉइसेस होंगी, जो इंट्रा स्टेट होंगी, विद इन स्टेट होंगी, वो कंसोलिडेटेड इनवॉइस पर्टिकुलर्स हमें GSTN कॉमन पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेंगी। जो B2C इंटरस्टेट होंगी, लेस देन 2.5 लाख रुपीज, इनवॉइस वैल्यू इज लेस देन 2.5 लाख रुपीज, कंसोलिडेटेड हमें GSTN पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेंगी। अपलोड मींस इनवॉइस पर्टिकुलर्स की बात कर रहा हूं। B2C अगर इंटरस्टेट है और मोर देन 2.5 लाख है तो इनवॉइस वाइज पर्टिकुलर्स हमें GSTN कॉमन पोर्टल पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो यानी ये जो डेटा आज आप कंसोलिडेटेड करेंगे, GSTR 3B करने के लिए आपको इनवॉइस वाइज कोई भी पर्टिकुलर्स अपलोड नहीं करने हैं। एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन आपको अराइवेट करनी है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, उससे कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोक्योर करनी है और ये वाली फील्ड भरनी है, आउटवर्ड सप्लाई। उसके बाद उसने क्या कहा, अदर देन जीरो रेटेड, निल रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। तो तीन बातें की इसने। तो जीरो रेटेड हम किसको कहेंगे, जीरो रेटेड GST लॉ सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट 2017 में डिफाइंड है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SEZ यूनिट और डेवलपर, हम इसको जीरो रेटेड कहेंगे। जीरो रेटेड के लिए एडवांटेज क्या होगा, या आपको टैक्स चार्ज नहीं करना, सो एक्सपोर्ट कैन हैपन, जीरो रेटेड सप्लाई कैन हैपन without payment of GST or on payment of IGST। so जब on payment of IGST करेंगे, IGST का रिबेट रिफंड मिलेगा।
एंड इवन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी आपने टैक्सेस अपनी इनपुट एंड इनपुट सर्विस पे दिए होंगे उसका भी आपको रिफंड मिलेगा। बट जीरो रेटेड के केस में जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज द एडवांटेज। निल रेटेड हम किसको कहेंगे? निल रेटेड का मतलब ऐसे स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज जिसके ऊपर जीएसटी की रेट निल होगी। आपको मालूम है जीएसटी रेजीम में 4 टायर रेट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। कॉम्पेंसेशन सेस लेवी होगी स्पेसिफाइड गुड्स के लिए, एंड दैट्स आर एक लग्जरी कार, एरेटेड बेवरेजेस, टोबैको, पान मसाला एंड कोल एंड अदर नोटिफाइड आइटम। सो कॉम्पेंसेशन सेस नोटिफाइड गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 टायर रेट, देयर इज वन particular slab which is nil rated. Certain specified goods or services are being prescribed for nil rated, जिस पे nil rate लगेगा। So यानी pertaining to nil rate हमें particulars अलग से capture करने पड़ेंगे। और exempted supplies हम किसको कहेंगे? जिस पे GST exempted है for specified goods और services, यानी ये particulars हमें arrive at करने हैं, हमारे सिस्टम से पर्टिकुलर्स आने चाहिए। तो यानी जो एक्सपोर्ट होगी जीरो रेटेड उसको हम 3.1 क्लॉज बी में दिखाएंगे। जो निल रेटेड और एग्जिम्प्टेड है इसको हम 3.1 क्लॉज सी में दिखाएंगे। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है आपको मालूम है? नॉर्मली जीएसटी एप्लीकेबल ऑन supplier of goods or services unless otherwise stated, specified for recipient to pay. So दो सेक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017। ये सेक्शन ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज ऑन विच रिवर्स चार्ज GST liability to be paid by recipient of goods or services। यानी सप्लायर उस पे GST चार्ज नहीं करेगा, रिसिपिएंट ने GST जमा कराना है। एक रिवर्स चार्ज 9(3) का हुआ जिसके पर्टिकुलर्स आप यहां लेके आएंगे। एक रिवर्स चार्ज आएगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में CGST एक्ट 2017। ये प्रोविजन क्या कहता है? Being a taxable person, recipient, if you are a recipient, taxable person, purchasing taxable goods or services from any unregistered vendor, unregistered supplier, then being recipient, you have to pay GST liability under reverse charge method. एक specific provision एग्जिम्पशन दे दिया गया है फॉर इंट्रा स्टेट। जब आप अनरजिस्टर्ड वेंडर से टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करेंगे तो आपको स्पेसिफिक पर डे बेसिस पे 5,000 रुपए का, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज फ्रॉम एनी और ऑल सच अनरजिस्टर्ड वेंडर का एग्जिम्पशन मिलेगा। अदरवाइज अगर ये 5,000 रुपए से ऊपर हुआ तो आपकी पूरी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज में लगेगा। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ने जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। वो एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेज करेगा मंथ एंड पे, जिसको अपने जीएसटीआर 2 में डालेगा और उसके तहत अपनी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेगा। बिंग रिसिपिएंट पे करेगा। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो क्रेडिट भी अवेल करेगा। सो मैंने आपको इस 3.1 क्लॉज डी दो तरह की इनवर्ड सप्लाईज होंगी रिवर्स चार्ज की। एक 9(3) की जो स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज की बात करता है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की whenever you are purchasing from unregistered supplier taxable goods or services, being registered taxable person, being registered taxable person means recipient, and recipient has to pay reverse charge liability। तो दो रिवर्स चार्ज की डिटेल्स यहां पे कंसोलिडेटेड आपने डालनी है।
जब आप अपने GSTR 1 and 2 भरेंगे तो एप्रोप्रिएटली 93 के पर्टिकुलर्स GSTR 1 में आएंगे, 94 के पर्टिकुलर्स GSTR 2 में आएंगे। जब हम GSTR 1, 2, 3 के ऊपर एजुकेशन कैप्सूल क्रिएट करेंगे तब हम आपको बताएंगे डिटेल्स उसके अंदर कैसे फ्लो करेंगी। चलिए अब हम मूव करते हैं कि टेबल 3.2 में आपको क्या दिखाना है। टेबल 3.2 क्या कहता है, देखिए आप, टेबल 3.2 ये कहता है ऑफ द सप्लाईज सोन इन 3.1a above, यानी जो आपने 3.1a above में दिखाया था, आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड, उसमें से जो भी डिटेल्स आपने दिखाई थी उन डिटेल्स में से आप कुछ डिटेल्स कार्व आउट करेंगे, निकालेंगे और यहां पे 3.2 में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज, यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, B2C ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, जो आपने कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई की है उसको यहां दिखाएंगे, एंड यूनिक आइडेंटिटी नंबर होल्डर्स को दिखाएंगे। तो यूनिक आइडेंटिटी नंबर होल्डर्स कौन है? फॉरेन कॉन्सुलेट एंड एम्बेसी, जिनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। एंड GST में प्रावधान है कि बीइंग सप्लायर आप तो GST चार्ज करेंगे व्हेन यू आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज टू UIN होल्डर्स। UIN होल्डर्स उसका रिफंड लेगा बेसिकली। और कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन बहुत क्लियर है। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट, जिनके ऊपर लोअर रेट ऑफ GST एप्लीकेबल होगा। लाइक ट्रेडर के लिए उन्हें कह दिया 1%, मैन्युफैक्चरर के लिए 2% एंड रेस्टोरेंट के लिए 5% फॉर कॉम्पोजिशन। सो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ना क्रेडिट ले पाएगा अपने परचेज के ऊपर। सो नो क्रेडिट अवेलेबल टू ए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नाइदर ही कैन चार्ज टैक्स आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर, बट उसे 1% फॉर ट्रेडर, 2% फॉर मैन्युफैक्चरर एंड 5% फॉर रेस्टोरेंट अपनी टर्नओवर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और जमा कराना पड़ेगा, यानी वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। सो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन भी मैंने बता दिया। लेकिन बीइंग रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, अगर आपने सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन इंटरस्टेट की है, इंफॉर्मेशन आप यहां डालेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताएंगे किस स्टेट में आपने डाली है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, अमाउंट ऑफ IGST क्या होगा, ये भी बताएंगे। सिमिलरली सप्लाईज मेड टू कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को आपने की है, वो सारा डेटा आप यहां डालेंगे। एंड सप्लाईज मेड टू यूनिक आइडेंटिटी नंबर होल्डर को भी आप बताएंगे। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि गवर्नमेंट को SGST पोर्शन ऑफ IGST कंसर्न स्टेट को एलोकेट करना पड़ेगा, जहां पे अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। बट इस टेबल में एक त्रुटि मुझे नजर आती है, कॉम्पेंसेशन सेस का कॉलम क्रिएट नहीं किया गया। हो सकता है जहां हम स्पेसिफाइड गुड्स की बात कर रहे थे या स्पेसिफाइड सर्विसेज की बात कर रहे थे, जहां पे कॉम्पेंसेशन सेस लगेगा, वो भी यहां हो सकता है। तो यहां पे कॉम्पेंसेशन सेस का भी कॉलम होना जरूरी था। सो नेवरदलेस अभी आप जो कैप्चर करेंगे टेबल 3.2 में, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होंगी जो हमें GSTR 3B में कैप्चर करनी है। नेक्स्ट टेबल इज टेबल 4, और टेबल 4 आपसे बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। कहने का मतलब अब ये आपसे परचेज की बात करता है, यानी किसी भी टैक्सेबल पर्सन के लिए दो पिलर है, उसकी सेल जिसको हम आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं, जिसपे हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है, और एक पिलर होता है इनवर्ड सप्लाई जिसको हम परचेज कहते हैं,
जिस पे हमने जीएसटी पे किया होगा, जिसकी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। सो एज ए टैक्सेबल पर्सन अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी परचेज कहाँ कहाँ से हुई है और उस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगी, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इस टेबल में कैसे डालेंगे। तो टेबल क्या कहता है, देखिए टेबल 4 क्लॉज ए, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन फुल और इन पार्ट। पहले बोलता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो आपको आईजीएसटी की एंड कॉम्पेंसेशन सेस की क्रेडिट मिलेगी, यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन जीएसटी रिजीम कस्टम ड्यूटी वगैरह कैसे लगेगी। मान लीजिए 100 रुपए की अगर एसेसेबल वैल्यू है तो 100 रुपए पे बेसिक कस्टम ड्यूटी मान लीजिए 10%, उस पे एजुकेशन सेस 2% 20 पैसे, सेकेंडरी हाई एजुकेशन सेस 10 पैसे, यानी 110 रुपए 30 पैसे पे आप आईजीएसटी लगाएंगे। जो भी आईजीएसटी का रेट होगा 18% 28% लगाएंगे, या कॉम्पेंसेशन सेस इफ एप्लीकेबल। सो यानी 110 रुपए 30 पैसे पे आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस इफ एप्लीकेबल यू विल अप्लाई। बट आपको क्रेडिट किस चीज की मिलेगी, आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस की ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड कस्टम सेस जो एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हाई एजुकेशन सेस है उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे प्री जीएसटी में सर्विस टैक्स लगता था, जीएसटी में आईजीएसटी लगेगा, उसकी क्रेडिट मिलेगी प्रोवाइडेड यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट रहेगा आईटीसी में। आपने और हमने ये जरूर ध्यान रखना है, 3 इंपॉर्टेंट पिलर होंगे, कैपिटल गुड्स, input services. Capital goods means any goods whose value is being capitalized in the books of accounts, used or intended to be used in the course of furtherance of business, credit मिलेगी। Input any goods other than capital goods used or intended to be used in the course of furtherance of business, credit मिलेगी। Input services any service used or intended to be used in the course of furtherance of business, credit मिलेगी, एक्सेप्ट निगेटिव लिस्ट में ना आती हो। तो निगेटिव लिस्ट की भी हम बात करेंगे। मैंने जस्ट आपको हाईलाइट किया कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, क्रेडिट मिलेगी ब्रॉडली बेस्ड, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आईजीएसटी पे करना है जिसकी क्रेडिट मिलेगी। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज other than 1 and 2 above, yani section 9 subsection 3 specified goods or services, section 9 subsection 4 when you purchase from unregistered supplier, इसके ऊपर जो भी आपने पे किया होगा रिवर्स चार्ज में बीइंग रिसिपिएंट, उसकी भी क्रेडिट आपको मिलेगी। thereafter inward supplies from ISD input service distributor, आईएसडी जो आपको इनपुट सर्विसेज के ऊपर जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा उसकी भी क्रेडिट आप अवेल करेंगे। बट जुलाई मंथ के लिए बड़ा सरप्राइजिंग नोट है, जुलाई मंथ के लिए आप पहला जीएसटीआर 1 5 सितंबर को भरेंगे। सो सप्लायर चार्जिंग जीएसटी टू आईएसडी ही विल फाइल रिटर्न ओनली बाय 5 सितंबर। सो अब कहने का मतलब आईएसडी जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्रेडिट, और आईएसडी के लिए रिलेवेंट रिटर्न है जीएसटीआर 6 बाय 13 नेक्स्ट मंथ। एज पर नॉर्मल प्रोविजन जुलाई का अगर रिटर्न आईएसडी ने भरना था तो 13 अगस्त तक भरना था, पर अब कैसे होगा। जीएसटीआर 1 जो सप्लायर आईएसडी को बिलिंग कर रहा होगा इनपुट सर्विसेज की, वो भरेगा 5 सितंबर। तो आईएसडी के पास क्रेडिट कैसे फ्लो करेगी और मैच कैसे करेगी। ऐसे केस में मेरी सबमिशन ये होगी, आईएसडी अपनी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करे जो भी उसने इनपुट सर्विस प्रोक्योर की हैं और अपने सिस्टम के जरिए उन सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को मॉनिटर करे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे।
मैचिंग जब कॉन्सेप्ट आएगा, GSTR 1 से 6A जनरेट होगा एंड 6A से GSTR 6 जो ISD ने फाइल करना है बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो यानी ISD के लिए भी एक ओपन लूजली वर्डेड कॉर्नर है। अब वो अपना 13th ऑफ अगस्त तक रिटर्न नहीं भर पाएगा, यानी लेट होगी। मैं एक्सपेक्ट करूंगा गवर्नमेंट इसमें चीजें क्लैरिफाई करे, बट ISD रिलेटेड क्रेडिट जो इनपुट सर्विसेज पे होंगी, अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट की तो वो क्रेडिट आप इसमें ले सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपकी ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट होंगी वो भी आपको मिलेंगी। अब क्लॉज बी क्या कहता है? ITC टू बी रिवर्स्ड एंड टू बी रिवर्स्ड एज पर रूल 42 and 43 of CGST रूल 2017। अब ये प्रोविजन क्या है? आपने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली, अब ये कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में फंडामेंटली हमें क्या देखना है? हमें पहले ये देखना है जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है, मुझे 100% क्रेडिट मिलेगी। पूरी क्रेडिट ले लें आप। जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड है, आप उस पर क्रेडिट नहीं ले सकते, यानी वो क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। अब जो क्रेडिट रह गई उसको हम कहेंगे कॉमन क्रेडिट, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। सो ये प्रोविजन रूल 42 एंड 43 ये कहता है इस कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट की आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगी टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। कहने का मतलब जितनी भी आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड होंगी वो क्रेडिट आपको रिवर्स करनी है, और रिवर्सल के अमाउंट आप यहां इस पर्टिकुलर्स में डालेंगे। अदरवाइज कोई भी अदर क्रेडिट है तो जिसको रिवर्स करना है इसको आप यहां डालेंगे। क्लॉज सी में नेट आ गया, आपकी जो भी क्रेडिट थी वो आपने अवेल कर ली, जो भी रिवर्स करनी थी अब वो नेट क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। इसके अलावा आपको अपनी इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स भी यहां डालनी है। इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जिस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। GST regime is important that it is supposed to allow seamless flow of credit. Cascading should go away, but at the same time cascading will continue to certain extent. एक नेगेटिव लिस्ट दी गई है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। इसमें यह कहा गया है इवन दो आप GST पे करेंगे फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, लाइक मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस। अगर आपने उस पर GST पे किया क्रेडिट नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट सच मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस यूज फॉर फर्दर सप्लाईज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और ड्राइविंग और ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यानी ये 4 स्पेसिफाइड पर्पज के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जब आप आगे बढ़ेंगे और प्रोविजन देखेंगे तो उसमें यह भी कहता है आपको आउटडोर कैटरिंग, फूड एंड बेवरेजेस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज पे क्रेडिट नहीं मिलेगी, except when it is used for the same category or used as an element of taxable supply of composite or mixed supply. इसके अलावा क्लब एंड हेल्थ फिटनेस सेंटर पे क्रेडिट नहीं मिलेगी। रेंट ए कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्रेडिट नहीं मिलेगी except when it is statutorily required, obligation on employer to provide to the employee तब मिलेगी, या it is used for the same category or used as an element of taxable composite supply और mixed supply। ऐसे और कई एक्टिविटी है लाइक ट्रेवल रिलेटेड बेनिफिट, LTA, LTC, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ immovable property other than plant and machinery except when used for the same category, or any goods or services for construction of immovable property नहीं मिलेगी other than plant and machinery,
even though used in the course of furtherance of business। और स्पेसिफाइड कैटेगरीज भी इसके अंदर डाली हुई हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 17(5) सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 CGST एक्ट 2017 जरूर देखें और आइडेंटिफाई करें कि ऐसी कौन सी इनपुट और इनपुट सर्विसेज हैं जो जिस पे आपने जीएसटी पे किया है लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, और ये सारी क्रेडिट आपकी इनएलिजिबल क्रेडिट होंगी जिसको आपको इस पर्टिकुलर क्लॉज में दिखाना पड़ेगा। तो यानी आपने आईटीसी अवेल दिखाया, आईटीसी रिवर्स दिखाया, नेट आईटीसी आपके पास आ गई, इसके साथ आपने इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट भी दिखा दिया अपार्ट फ्रॉम 17(5). अगर इनएलिजिबल क्रेडिट आपके पास है अदर कैटेगरी में, वो भी आप यहां दिखाएंगे जिस पे हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं टेबल 5 क्या कहता है। टेबल 5 ये कहता है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट, निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। यानी ये 3 इंफॉर्मेशन मांगता है जो हमें यहां पे दिखानी है। यानी अगर आपने कोई एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्रोक्योर की है फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, एग्जेम्प्ट और निल रेटेड, चाहे वो इंटरस्टेट हो चाहे वो इंट्रास्टेट हो, आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दिखानी है। और क्यों दिखानी है? ये रिकंसाइल होगी। अगर आपने कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से ली है तो उसने जीएसटी चार्ज नहीं किया होगा, उसने बिल ऑफ सप्लाई पे आपको सप्लाई किया होगा जिसकी क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाईज है तो जीएसटी चार्ज नहीं हुआ होगा, निल रेटेड है तो निल रेट रहा होगा, जीएसटी चार्ज नहीं हुआ होगा। इवन नॉन जीएसटी सप्लाईज, और नॉन जीएसटी कौन सी होंगी? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, क्रूड पेट्रोल, aviation turbine fuel and natural gas presently out of GST and to be taxable from a date to be notified in terms of section 9 subsection 2 of CGST Act 2017। ये इंफॉर्मेशन आपको यहां डालनी है। इस इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी? रिकंसिलिएशन, यानी जो भी सप्लायर कॉम्पोजिशन में होगा या एग्जेम्प्ट में होगा या निल रेटेड होगा उनसे मैच हो जाएंगी। पर्टेनिंग टू ये जो भी सप्लाई है हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, ये क्रॉस चेक एंड वेरीफाई हो जाएगी। सो ये जितने भी पर्टिकुलर्स आपके जीएसटीआर 3B में मांगे जा रहे हैं इसका रिलेवेंस है, और हमें समझना पड़ेगा जब जीएसटीआर 2 हम भर रहे होंगे तब आपको एक कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ होगा कि इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें से वैल्यू डालनी है जो मैंने आपको बताया। लास्ट टेबल पे आते हैं, टेबल 6.1 एंड 6.2। टेबल 6.1 एंड 2 का रिलेवेंस क्या रहा? हमने आउटवर्ड सप्लाई से अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। टेबल 5 से हमने अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवर्ड सप्लाई निकाल ली। नेट हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए ये टेबल 6.1 ड्रॉ हो गई। अब इसमें डाला गया है टेबल 6.1 के अंदर या तो आपकी आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी या सीजीएसटी और एसजीएसटी होगी एंड कॉम्पेंसेशन सेस। देखिए, व्हेन सप्लाई इज इंटरस्टेट, सो इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट किसे कहेंगे? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर and place of supply in same state, this transaction would be intrastate, CGST and SGST applicable। अगर ये यूनियन टेरिटरीज with no legislature, अगर उसमें ये ट्रांजेक्शन होती है, supplies made within such union territories, then CGST and UTGST applicable। What is interstate supplies of goods or services? When location of supplier and place of supplies in different state, तब IGST लगेगा। यानी जो आपने आउटपुट सप्लाई अपनी दिखाई इंट्रा एंड इंटर, उस पर करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, IGST फॉर इंटरस्टेट, CGST फॉर इंट्रास्टेट, SGST और UTGST फॉर इंट्रास्टेट, कॉम्पेंसेशन सेस
मैंने कहा स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, तो यानी आपकी सारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेबल में आ गई ही, आपने डाल दिया। अब इस आउट टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यूज कर सकते हैं, जो आपने अपने परचेज के ऊपर पे किया होगा। सो आपके पास क्रेडिट किस चीज की होगी? IGST की, CGST की, SGST की, या UTGST की, या कॉम्पेंसेशन सेस की। तो GST इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक प्रोविजन है जो आपने ध्यान रखना है। अगर IGST की क्रेडिट है, इट कैन बी यूज फॉर यूटिलाइजेशन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, फर्स्ट फॉर IGST, then CGST, then SGST. CGST credit can be used sequentially, first for CGST, then IGST. Similarly, SGST credit can be used sequentially, first for SGST, then IGST. Similarly, UTGST can be used sequentially, first for UTGST, then IGST. ये order follow करना है। And CGST and SGST or UTGST should not be cross utilized. ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखने हैं, आपके सिस्टम से ड्राइव होने चाहिए ये कॉन्सेप्ट, और आप इसी ऑर्डर में अपने क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे। क्रेडिट आपने यूटिलाइज कर लिया, अगर उसके बाद भी हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो हम कैश में पे करेंगे। एक कॉलम और दिया हुआ है, टैक्स पेड, TDS एंड TCS, यानी GST रेजीम में ऐसे कई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन होंगे जिस पे डिडक्टर आपका TDS डिडक्ट करेगा। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू exceeding 2.5 lakh rupees. TCS tax collection at source under section 52 applicable on e-commerce operator when any supplier of goods or services supplying goods or services through e-commerce operator, TCS e-commerce operator ने collect करना है। तो यानी जो TDS और TCS काटा गया वो सप्लायर के अकाउंट पे क्रेडिट होगा, and this credit would be in e-cash ledger. So this e-cash ledger can be used by such supplier for discharging his outward tax liability. But TDS, TCS से related provision अभी postpone for the time being not effective. So यानी ये TDS और TCS की क्रेडिट ना ये अभी कट रहा है ना इसकी क्रेडिट फ्लो करेगी। उसके बाद जो रह गया आपको कैश में पे करना है, यानी अगर नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग योर क्रेडिट रह जाएगा उसे कैश में पे करना है। इंटरेस्ट और लेट फी, अगर आपने टैक्स का पेमेंट लेट किया तो इंटरेस्ट लगेगा 18% और लेट फी भी लगेगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लूं, GSTR 3B क्या लेट फाइल हो सकता है? 20 अगस्त जुलाई के लिए ड्यू डेट है। अगर आप रिलेवेंट सेक्शन में जाएं, सेक्शन 39 में, जहां पे कंसोलिडेटेड रिटर्न की बात की जा रही है, वहां पे दिया हुआ है कि अगर आपने GSTR 3 लेट फाइल किया तो पर डे लेट फाइन 100 रुपीज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपीज। इम्प्लाइडली अगर 3B आपने लेट फाइल किया तो आपके ऊपर लेट फी की लायबिलिटी होगी। बट फॉर द टाइम बिंग GSTR 1 एंड 2 जिसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, उस केस में लेट फीस आपके ऊपर नहीं लगेगा। पैरा 6.2 TDS एंड TCS क्रेडिट मैंने आपको बता दिया। अभी फॉर द टाइमिंग TDS एंड TCS के प्रोविजन पोस्टपोन किए गए हैं एंड टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड। तो हम वेट एंड वॉच रखेंगे। TDS एप्लीकेबल under section 51 of CGST Act and TCS applicable under section 52 of CGST Act। चलिए हमने ये प्रोविजन देख लिया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा और किस तरीके से होगा। अब टैक्स लायबिलिटी हमें पे करनी है तो देखिए 4 मेथड आपके पास अवेलेबल होंगे। ओवर द काउंटर, जिसमें आप अप टू 10,000 रुपीज पर चालान जमा कर सकते हैं।
आइदर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, किसी स्पेसिफाइड बैंक में आपका अकाउंट है, आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं, या यू कैन यूज एनईएफटी और आरटीजीएस मोड, और बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। और पेमेंट करने के लिए आपको जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पे जाना पड़ेगा, चालान क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट चालान, एंड दिस चालान वुड बी इफेक्टिव फॉर 15 डेज। जैसे ही आपने चालान जनरेट किया, इस चालान को आप आइदर ऑफ द रूट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ओवर द काउंटर आप यूज कर सकते हैं। चूंकि ओवर द काउंटर 10,000 रुपीज की लिमिट है, बट दिस 10,000 रुपीज लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस payment is made by government department or proper officer or any officer authorized to recover outstanding dues. Then in that case, over the counter can be paid over and above 10,000 rupees. A proper officer or any officer authorized for amounts collected by way of cash, check or DD during an investigation or enforcement activity or any ad hoc deposit. This can be done even over the counter for more than 10,000 rupees. We have tried from our side to educate you how to file GSTR 3B. There are more to come. Compliance is started. So ये सिस्टम जो GSTR 3B के लिए हमने कोशिश की आपको बताने की, हो सकता है इसमें आपकी क्वेरी हो, आप कुछ और भी जानना चाहते हो। अगर आपकी क्वेरी है, आप हमें लिखें हमारे ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी हमने डाली है आपको, bimaljain@a2jtaxcorp.com और info@a2jtaxcorp.com। आप अपनी ईमेल भेजिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे जीएसटी पे एजुकेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब एक साथ तैयारी करें और स्टार्ट करें आज से, क्योंकि कॉम्प्लायंसेस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जीएसटी रेजीम में क्रेडिट लेने का तरीका बदलने वाला है। सप्लायर जब अपनी इनवॉइस के पर्टिकुलर्स जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पे अपलोड करेगा, तब रिसिपिएंट ने क्रेडिट मिलने वाली है। तो ऐसी कई चीजें हैं। इवन सप्लायर ने अगर अपलोड नहीं किया तो रिसिपिएंट के पास ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, वैलिडेट, GSTR 2 फाइनल करने से पहले ऑप्शन अवेलेबल होगा क्या? GSTR 1 बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपका 2A जनरेट हो जाएगा, जो रिसिपिएंट ने फाइनल करना है बाय ऐड, मॉडिफाई, डिलीट एंड वैलिडेट। बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ GSTR 2 1A जनरेट हो जाएगा। अगर कोई भी करेक्शन रिसिपिएंट ने की है, सप्लायर के पास 2 दिन का वक्त होगा बाय 17th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइनल करने का, सो दैट रिकंसाइल information of supplier and recipient, and by 20th of next month consolidated GSTR 3 जाएगा। बट जुलाई एंड अगस्त के लिए डेट एक्सटेंड की गई है। जुलाई के लिए हमें GSTR 3B फाइल करना है, GSTR 1 जुलाई के लिए 5th ऑफ सितंबर, GSTR 2 बाय 10th ऑफ सितंबर। तो रिटर्न कैसे भरना है, रिटर्न के पर्टिकुलर्स कैसे होंगे, अगर आपने जानना है आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें। हम भी कोशिश करेंगे देश के लिए, वन नेशन वन टैक्स, वी आर पार्टी, वी आर इक्वली पार्टी फॉर द नेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, because this GST is the biggest indirect tax reform since independence. We are equally responsible to take it forward and make sure we succeed in the best endeavors of GST in time to come. With this, I'm thanking each one of you for watching. For any suggestion, please do not hesitate. Write back to me. Your suggestions are mostly welcome. Thank you very much. Thanks for watching. Thank you.